नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल लिटरेसी नो योर राइट्स। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में हम आपको विभिन्न विषयों पर कानूनी जानकारी देते हैं। आज भी हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल लिटरेसी पर। जी नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि युद्ध से किस तरह से जो भारत है वो बाहरी इलाकों के बीच अपनी रणनीति तैयार करता है और किस तरह से जो तमाम हायरार्की होती है भारत की वो कैसे काम करती है, किस तरह के निर्णय करती है। मैम, युद्ध से जूझ रहे भारत के सभी बाहरी इलाकों के बीच हम भारत को किस तरह से सुरक्षित मान सकते हैं? जी, जैसे हम अपनी कंट्री का अवलोकन करते हैं, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो हमारी कंट्री जो है ज्यादातर टेरिटोरियल वाटर से घिरी हुई है। तो एक तरीके से वहां से सेफ्टी हो जाता है कि जियो पॉलिटिकल पोजीशन जो हमारी कंट्री की है वो हर तरफ से वाटर और जहां टेरिटोरियल जहां बाउंड्रीज है वहां पे स्ट्रिक्ट मिलिट्री की निगरानी है। हमारी जो सैन्य बल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटीज हमारी टाइट है, सिक्योर है, जिस कारण से हम अपने आप को काफी ज्यादा महफूज देखते हैं। आज हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं उनका दिन रात जगना, हमारी प्रोटेक्शन करना, हमारे लिए जितना वो सैक्रिफाइस करते हैं उसको देख करके देखा जाता है कि हाँ, वॉर को हमने कई बार अवॉइड किया। हमारी कंट्री की हिस्ट्री को भी आप देख लें, जब हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहा था तब भी हमारे जो सैन्य बल है उनका काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। इंडो पाकिस्तान वॉर में भी हमारा जो सैन्य बल है वो विजयी रहा। इंडो चाइना वॉर में भी हमारा सैन्य बल जो है वो विजयी रहा। ऐतिहासिक संदर्भ हमारा इतना ज्यादा स्ट्रांग है। हम अपने हिस्ट्री को भी देख लें, आज की डेट में भी देख लें, हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि दूसरी कंट्रीज हमसे हेल्प मांगती है। उनको अगर सैन्य बल की आवश्यकता होती है, तो उनको अगर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो हमारे देश के जो सैन्य बल है उनका संरक्षण लेना चाहती है अंतर्राष्ट्रीय जो कई सारी कंट्रीज है वो। हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा मधुर है। हमारे यहाँ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं होती है जिस वजह से वॉर की नौबत आ पड़े। आप कई सारी डिक्टेटर कंट्रीज को देखेंगे, वहां पे वॉर की सिचुएशन इसलिए अराइज हो जाती है क्योंकि उनके जो लीडर्स है वो अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो प्रॉपर रखते नहीं है, जिस वजह से होता है। हमारी कंट्री जो है हर एक कंट्री के साथ मधुर संबंध है, ऐसा देखा जाता है। साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिकली काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं और भी होते जा रहे हैं। जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है पहले से काफी ज्यादा बेटर है और हमारे अंदर हमारी जो कंट्री में विभिन्नता है, जो हमारे यहाँ इंटरनल यूनिटी है, वो डिस्पाइट द फैक्ट हमारे कल्चरल सोशल जितने भी बैकग्राउंड के अदर स्टेट्स के जो लोग हैं उनके बावजूद भी एक इंटीग्रिटी देखी जाती है हमारी कंट्री में, जिस वजह से हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड मैप में अपने आप को काफी ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत में कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान है जो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं? जी, सबसे पहले हम संविधान का अवलोकन करते हैं तो आर्टिकल 51 ये कहता है कि हमें राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों को के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए ये एक प्रावधान है, जिसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट है, जो हमारी जो कंट्री है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर ध्यान दे। साथ ही साथ आपने हमारी हिस्ट्री में भी देखा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन लागू हो जाती है। 352 से लेकर के 360 तक में आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का इमरजेंसी के बारे में बात करता है कि अगर किसी प्रकार से बाहरी एक्सटर्नल अग्रेशन के कारण हमारे देश को खतरा हो जाता है तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जो हमारे प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो कंट्रोल ले लेंगे और साथ ही साथ हमको प्रोटेक्ट करेंगे। जो सेंट्रल जो सैन्य बल है वो हमारी डायरेक्टली हमारी रक्षा करेंगे। तो ये इमरजेंसी के प्रावधान का भी अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 246 जो कहता है वो बोलता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना अनिवार्य है, ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो हमारा स्टेट है, हमारा जो राज्य है और जो केंद्र है वो मिलजुल कर कार्य करे। उसके बाद हम मनी बिल के बारे में, जैसे अगर कल को अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लागू हो, तो आज तक हुई नहीं है, अगर लागू हो तो उसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार से हमारे कंट्री में देखा जाता है कि संविधान सुप्रीम है और संविधान हमारे नेशनल इंटीग्रिटी और सेफ्टी के बारे में
ध्यान रखता है और उसी प्रकार से संवैधानिक जो बॉडीज है वो हमारी रक्षा करती है। जी अमित। बिल्कुल मैम, युद्ध के दौरान कौन से कारक सरकारी निर्णयों को प्रभावित करते हैं? जी, जब युद्ध होता है हमने अपने कंट्री में देखा है कि कई बार जेनोसाइड्स देखे जाते हैं और वॉर के समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान रखना, जो सिक्योर सिस्टम है उसका ध्यान रखना। तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं, मिलिट्री की कैपेबिलिटी के बारे में देखा जाता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, अगर युद्ध को अवॉइड किया जा सकता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है वो देखा जा सकता है। लोगों की क्या विचार मत है, ओपिनियन है, उसका ध्यान, उसका अवलोकन किया जा सकता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे कंट्रीज के साथ में संबंध है उसका हम पॉजिटिव वे में कैसे उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, उस चीज का अवलोकन किया जा सकता है। हमारी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज कितने ज्यादा स्ट्रांग है उस चीज का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका ध्यान रखा जा सकता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी खतरों को संबोधित करने और रोकने के लिए भारत में कौन से कानूनी तंत्र मौजूद हैं? जी, सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया, संविधान हमारा सबसे बेसिक है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है AFSPA, ये भी काफी ज्यादा जैसे डिस्टर्ब्ड एरियाज है वहां पे सैन्य बल डायरेक्टली जाकर के वहां कंट्रोल ले सके और सिचुएशन को हैंडल करके कंट्रोल करके रख सके, उसके लिए इस एक्ट में प्रावधान दिया गया है जिसको यूज किया जाता है अगर कहीं डिस्टर्बेंस दिखाई देता है तो। साथ ही साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है NSA है वो भी है प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करता है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो उनको कैसे प्रिवेंट करके एक कारावास में रख दिया जाए जो व्यक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसको। साथ ही साथ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जो हमारे जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कॉन्फिडेंशियल डेटा को प्रोटेक्ट करके रखे, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो ज्यादातर जो है गवर्नमेंट बॉडीज है वो यूज करती है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो वो एक सिक्योर माध्यम से करे। साथ ही साथ दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है जो भी हमारे विविधता, सोवरेनिटी, सांप्रदायिकता सबकी संरक्षण करे, उसके लिए एक्ट है। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत सरकार युद्ध की स्थिति में कैसे कार्रवाई करेगी? क्या अन्य देशों के प्रतिनिधियों की तरह इस्तीफा दिया जाएगा? नहीं, ये एक तरीके से आप देखेंगे कि अन्य प्राइम मिनिस्टर्स, रिसेंटली हम एग्जांपल देख रहे हैं बांग्लादेश का, वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि वहां प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। तो हमारी कंट्री में ऐसा जनरली नहीं होगा क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम और लेजिस्लेटिव सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उतने दूर तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारे देश का लीडर ही अगर रिजाइन कर देगा तो वो हमारा देश किसके हाथों में होगा? तो हमारी कंट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग आज की डेट में है, पावरफुल इतनी ज्यादा है कि अगर ऐसी परिस्थिति अराइज होती भी है तो रेजिग्नेशन का तो सवाल नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस वैसी सिचुएशन में जो पावर से अगर सेंट्रल अपने हाथों में ले लेती है तो वो सिचुएशन को कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल भी किया जा सकता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, अगर हम दूसरे हम कह सकते हैं देशों की तुलना में अगर हम भारत को देखें तो जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कितना ज्यादा केओस हुआ है, श्रीलंका की भी हमने स्थिति देखी थी, तो भारत की स्थिति इन देशों के अलावा कितनी बेहतर हम मान सकते हैं? जी, जैसे वहां पे आप देखते हैं मेजॉरिटी, अब फ्रीडम फाइटर कोटा को लेकर के सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हुआ है, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, पूरी कंट्री ने प्रोटेस्ट किया। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन है कि लॉ इतना ज्यादा आर्बिट्ररी हो गया जिस वजह से जो आम जनता है वो इतनी ज्यादा एग्रीव्ड हो गई कि उनको प्रोटेस्ट पे उतरना पड़े। हमारी कंट्री में एटलीस्ट इतनी तो लिबर्टी है कि अगर हमें किसी चीज के लिए अगर डिस्कम्फर्ट है तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम याचिकाएं दायर कर सकते हैं और उसके लिए चेंजेस लाने के लिए हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। हमारे कंट्री के कॉमन मैन के पास भी ये पावर है कि वो अगर किसी लॉ को खारिज करना चाहता है या उसके मन में उस चीज की आपत्ति है तो वो उस चीज को लेकर के आवाज उठा सकता है। पॉलिटिकल लीडर्स को सुनना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे हमारी संविधान ने इतने ज्यादा पावर्स हमारे सिटीजन्स को दे दिए हैं कि आप किसी भी प्रकार से अपने राइट्स को वायलेट होने से बचा सके। और जैसे बाकी कंट्रीज की परिस्थिति ऐसी है कि अगर स्ट्रांग लीडर ना मिले तो कंट्री उथल पुथल हो सकती है। जैसे बांग्लादेश का हम हिस्ट्री देख ले तो वहां पहले भी उनको जरूरत पड़ी कि वो हमारी उन्होंने हेल्प ली थी जब लिबरेशन वॉर उनका हुआ था। तो उस समय परिस्थिति अलग थी। आज की जो परिस्थिति है वो कानून को लेकर के है। अगर कानून को लेकर के डिस्प्यूट है तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट भी ऐसा कर रहे हैं कि आपकी सरकार ही जो है वो डगमगा गई है।
तो उसके कंपैरिजन में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि अगर किसी कानून को लेकर के प्रोटेस्ट होता है या आपत्ति होती है तो उसको चेंज करने के लिए हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। हमारी कंट्री में ये लिबर्टी है। दूसरी बात, हमारे कंट्री में इकोनॉमिकल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि ये जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के बाद कंप्लीट भी किया जा सकता है। जैसे श्रीलंका के केस में हमने देखा था, फाइनेंसेस के कारण उनका जो है उनकी स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो हमारी कंट्री में हर तरीके से आप देखेंगे कि सक्षम है, हमारे सिटीजन्स भी सक्षम हैं और हमारी गवर्नमेंट भी सक्षम है कि मिला जुला करके अपनी जनता के साथ में कानून को चेंज किया जा सकता है। अगर चेंज नहीं होता है तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसके लिए भी कड़ी कार्रवाई है। आप गवर्नमेंट को भी कटघरे में लाके रख सकते हैं। अदर कंट्रीज में वो चीज नहीं देखी जा रही है। वहां पे फ्लाइट वाली सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अगर कोई डिस्कम्फर्ट हुआ तो लीडर ही वहां से चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आज देख सकते हैं कि भारत काफी ज्यादा अच्छे सिचुएशन में है। जी बिल्कुल। और लीडर्स की हमने बात की तो निश्चित तौर पर देश उन्हें छोड़ना पड़ता है और निगाहें कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी कई बार होती हैं ऐसे लीडर्स की। तो मैम, जहां तक शेख हसीना का मसला है तो भारत उन्हें शरण देने से क्यों इनकार कर रहा है? क्या इसमें भी कोई लीगल पेंच है जो फंस रहा है या फिर किसी तरह की दुविधा है भारत की? जी, जैसे हम शेख हसीना का केस देखते हैं, उन्होंने अपनी कंट्री उन्होंने वहां से फ्लाइट ले लिया है और हम ये देखते हैं यूके ने भी उनको असाइलम देने से मना कर दिया है, ये कहते हुए कि आप असाइलम सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से नहीं ले सकते कि आप टेम्पररीली हमारे कंट्री में रेफ्यूजी बन के रह ले, या फिर आप सिर्फ इसी पर्पज से इमिग्रेशन रूल्स को आप यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने स्ट्रेट अप रिफ्यूज कर दिया यूके ने। साथ ही साथ उनकी जो सिचुएशन है, वायलेंट प्रोटेस्ट के कारण वो जा रही हैं अपनी कंट्री से बाहर। तो ये क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम पे चैलेंज हुआ है जिस वजह से उनको छोड़ करके जाना पड़ा है, तो इसके लिए अदर कंट्रीज ने उनको रेफ्यूज देने से, असाइलम देने से मना कर दिया। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया अभी भी दुविधा में है कि उनको असाइलम देना है या नहीं देना। आज की डेट में वो इंडिया में रह रही है। पहले भी उनके जो फादर की जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस सिचुएशन में भी असाइलम उनको मिला था। 4 साल के लिए वो हमारी कंट्री में रही थी। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति अलग है। अगर वो उनको रिफ्यूज या उनको असाइलम नहीं देते, हमारी कंट्री अगर उनको असाइलम नहीं देती है, तो क्या इंटरनेशनल रिलेशन में जो है खटास पैदा हो सकती है। हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो सकता है। ये चीजों को लेकर के इंडिया जो है अभी भी दुविधा में है कि उनको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन के साथ असाइलम दिया जाए या ना दिया जाए। तो क्योंकि शेख हसीना ने पहले हमारे कंट्री में असाइलम लिया था क्योंकि उनके फैमिली के साथ मैसेक्योर हुआ था, लेकिन आज की स्थिति काफी ज्यादा विभिन्न है, बहुत ही अलग है, जिस वजह से वो जो है रिफ्यूज करने की भी सिचुएशन है, एक्सेप्ट करने की भी सिचुएशन है। आगे देखते हैं कि हमारी कंट्री क्या डिसाइड करती है, उनको असाइलम देती है या नहीं देती है। तो उनके पास, शेख हसीना के पास सिर्फ हमारी कंट्री का ही ऑप्शन नहीं है, उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स है, फिनलैंड है, कई सारी ऐसी और अन्य कंट्रीज भी है। तो आगे जाके ही हमें पता चलेगा कि क्या होता है इस मसले में। जी अमित। बिल्कुल। तो लगभग 50 साल पहले हम कह सकते हैं कि उन्होंने भारत की शरण ली थी। और जहां तक मैं भारत बांग्लादेश के रिश्तों की बात है, तो क्या इन पर अगर भारत उन्हें शरण नहीं देता है तो किसी भी तरह का प्रभाव पड़ सकता है? जी, पुराना जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पहले हमने उनको ऑलरेडी असाइलम दिया था और वो परिस्थिति काफी ज्यादा अलग थी। उस वक्त लिबरेशन वॉर चल रहा था, 1971 का वॉर चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, उसको लेकर के कि क्या वहां पे लीडर जो है शेख हसीना के जो फादर है उनको रखना चाहिए या फिर पाकिस्तान पूरा कंट्रोल ले ले उनका। तो ये लिबरेशन वॉर थी जिसमें इंडिया ने पूरा उनको हेल्प किया था, उनको असाइलम भी दिया था। तो वो हमारी हिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी रही है। आज की डेट में भी ट्रेड के लिए इंडिया और बांग्लादेश जो है काफी ज्यादा यूनाइटेड है और ट्रेड, कॉमर्स और एन नंबर ऑफ चीजों के लिए काफी ज्यादा मिला जुला करके हमारी कंट्रीज अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ चलती है। लेकिन आज की डेट में क्योंकि ये प्रोटेस्ट है और लॉ से रिलेटेड प्रोटेस्ट है, तो हो सकता है कि अगर हमारी कंट्री उनको असाइलम देती है तो बांग्लादेश की जो जनता है वो नाराज हो जाए। तो इस वजह से इंडिया आज भी सोच रहा है कि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है हमारी कंट्री की, उस पर इफेक्ट ना पड़े, नाराजगी ना रहे, क्योंकि आगे चल के हमें रिलेशन मेंटेन करके चलना है अगर हमें कलेक्टिवली प्रोग्रेस करना है तो। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत में गृह युद्ध का कारण बनने वाली गतिविधियों में जो व्यक्ति और संस्थाएं शामिल होती हैं उनके लिए किस तरह के कानूनी दंड या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं? जी, जैसे हमने अपने इंडिया के जो लॉज का हम लोग अवलोकन करते हैं तो सिविल लाइबिलिटी सबसे पहले अराइज होती है। तो लॉ सूट्स हो सकते हैं, डैमेजेस के लिए, कंपेंसेशन के लिए क्लेम फाइल किया जा सकता है।
अफेक्टेड पार्टीज जो है वो प्रतिकर आपसे डिमांड कर सकती है। और जैसे सिविल लाइबिलिटी जो है वो रेमेडीज प्रोवाइड करती है विक्टिम्स को, साथ ही साथ क्रिमिनल लाइबिलिटीज जो है वो कारावास प्रोवाइड करती है, तो ये भी उनके अगेंस्ट में फाइल किया जा सकता है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात हो जाए, उसमें असेट्स का फॉरफीचर, कुर्की वगैरह किया जा सकता है, रेपुटेशन को डैमेज पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी सिचुएशन, अब जो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज जो हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटीज को अगर फाइंड करती है तो हमारे ऊपर भी इक्वली लॉस एप्लीकेबल होते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या भारत फिर से 1971 की तरह बांग्लादेश की भू राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है? क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है? जी, जैसे उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान जी ने बताया था कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी, उन्होंने वो इलेक्शन ऑलरेडी जीत चुके थे बट स्टिल पाकिस्तान कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे गलत दिख रहा था साफ साफ कि पाकिस्तान आर्बिट्रेरीली कंट्रोल लेना चाह रहा है बांग्लादेश का, तो इसलिए इंडिया ने वहां पे इंटरफेयर किया था। और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन की बात आ जाती है, यूनाइटेड जो हमारा यूनिटी है उसकी बात आ जाती है कि हम क्या सही चीज का साथ दे रहे हैं या गलत चीज का साथ दे रहे हैं, उस चीज की बात आ जाती है। तो इसमें इंडिया जहां तक है न्यूट्रल पोजीशन, जहां तक हमें दिख रहा है कि न्यूट्रल पोजीशन होल्ड करना चाह रहा है। इस वजह से आज की डेट में भी दुविधा में है, ये प्रोटेस्ट होते हुए काफी समय हो चुका है, इसीलिए आज तक एक्सप्रेसली इंडिया ने बताया भी नहीं है कि वो क्या करना चाह रहा है, किस पक्ष का साथ देना चाह रहा है, जनता आवाम का साथ देना चाह रहा है या फिर शेख हसीना का साथ देना चाह रहा है। तो इसीलिए इंटरफेरेंस की जहां तक सवाल है वो तो आने वाले समय में ही दिखेगा, इंडिया इंटरफेयर करता है या नहीं करता है। तो आज की डेट में जो परिस्थिति है उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से निष्पक्ष रहना चाह रहा है इंडिया, जिस वजह से कुछ ना कहा है ना डिनाई किया है। जी अमित। बिल्कुल मैम, लेकिन मौजूदा संबंधों की हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरह से राजनयिक संबंध है अभी? जी, जैसे हमने ट्रेड की बात की थी तो इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट है बांग्लादेश में, बांग्लादेश भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इंडिया में, ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया का बांग्लादेश सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर है। और सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर एशिया में बांग्लादेश ही है, जो इंडिया को सपोर्ट करता है ट्रेड मैटर्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल है इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट में, जैसे जो चित्तागोंग और मोंगला पोर्ट्स है उसको एक्सेस करने देता है बांग्लादेश इंडिया को। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा शेयर्ड टेरिटरी भी हम यूज करते हैं, काफी ज्यादा ट्रेड में भी हम एक दूसरे के साथ इंडल्ज हैं, सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट में भी हम एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स भी हम आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। तो इसीलिए रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट्स अभी तो थोड़े बहुत थे पहले, लेकिन उसके बाद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हमारी कंट्री और बांग्लादेश के बीच में साइन हो चुकी है। तो इसलिए देखा जा सकता है कि आज की डेट में तो काफी ज्यादा मधुर संबंध है, इसीलिए वो संबंध को मेंटेन करना चाह रहा है इंडिया। जी अमित। बिल्कुल मैम, लेकिन क्या कोई ऐसी संभावना है कि भविष्य में कभी भी जो भारत की स्थिति है वो श्रीलंका या बांग्लादेश की तरह तब्दील हो सकती है? जी, हमारी कंट्री जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमने जैसे इस एपिसोड की शुरुआत में भी डिस्कस किया था, हमारे सैन्य बल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी जो लॉ सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अदर कंट्रीज जो आपने बांग्लादेश और श्रीलंका का नाम लिया है, उतनी ज्यादा हमारे कंट्री का कंपैरिजन में नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में इस प्रकार का डिस्प्यूट तो नहीं होगा। हमारे कंट्री में एन नंबर ऑफ लॉज के लिए डिस्प्यूट देखा गया है, लेकिन इतना ज्यादा हमने डिस्प्यूट नहीं देखा है जितना बांग्लादेश में और श्रीलंका में देखा गया था। तो हमारी कंट्री में होगी, मनमुटाव होगी, डेफिनेटली होगी। कानून अगर आता है, जनता को वो पसंद आए या ना आए, ये चीज देखा जाता है कि अगर पसंद नहीं आए तो प्रोटेस्ट जरूर होते हैं, याचिकाएं जरूर फाइल होती है, लेकिन इतनी ज्यादा मैसिव लेवल पे नहीं होती है कि अभी जैसी सिचुएशन हो रही है अदर कंट्रीज में वैसी हो। तो इंडिया, जहां तक मेरा ओपिनियन है, कि काफी ज्यादा सिक्योर है इस चीज को लेकर के, कि इतना ज्यादा कभी भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारतीय रक्षा रणनीति अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों और सिद्धांतों के साथ कैसे संरेखित होती है? जी, हम लोग की जो कंट्री है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करती है। अब जब ह्यूमैनिटेरियन लॉ है तो ऑब्वियसली आप इंडिया में आप लिबर्टी का ध्यान रखेंगे, आप ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखेंगे। तो हमारी कंट्री उस नॉर्म्स को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है। साथ ही साथ लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी हमारी कंट्री में एप्लीकेबल है, कि अगर कल को हमारे कंट्री में इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो जाती है तो उसमें हमारे जो अथॉरिटीज है वो एक्शन लेती है और उतनी परिस्थिति को बिगड़ने नहीं देती है।
साथ ही साथ हमारा गठबंधन एंगेजमेंट है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से भी। अगर किसी को मेडिकल हेल्प की भी जरूरत होती है तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से हमारा जिस प्रकार का संबंध है, हमें मेडिकल हेल्प भी तुरंत मिल जाएगी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में भी हमारा आना जाना, हमारा एंगेजमेंट है। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि कंट्रोल से बाहर चला जाए। तो हमारी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल लॉ से एडहेरेंस में है। इंटरनेशनल लॉ के अनुसरण में ट्रीटीज जो साइन होती है वो सिग्नेटरी होने के नाते हमारी कंट्री में स्पेशलाइज्ड लॉ भी होते हैं और इंटरनेशनल लॉ का भी हम साथ ले सकते हैं। हमारे अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। जी अमित, बिल्कुल। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने बात की भारत की सुरक्षा पर। हमने जाना कि किस तरह अन्य देशों से इतर भारत में फैसले लिए जाते हैं और सीमाओं पर सुरक्षा के लिए भारत ने किस तरह के कदम उठा रखे हैं। और इस विषय पर हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। जी अमित, नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।